वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर SRFP इन वन शॉट। इसकी रैपिड रिवीजन करेंगे, NCERT सारी की सारी कवर करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट। बायोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब करती है अर्थ के ऊपर लाइफ को। इंडिविजुअल जो हैं वो तो मर जाते हैं, बट जो उनकी स्पीशीज है वो कंटिन्यू फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अनटिल अनलेस एक्सटिंक्शन हो जाए। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी होती है, एसेंशियल होती है अगर हमें स्पीशीज़ का सर्वाइवल करना है। रिप्रोडक्शन जो होती है दो तरीके की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस जो है हेल्प करते हैं अडेप्टेशन करने में और सर्वाइवल के चांसेस भी इंक्रीज कर देते हैं। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है और मेथड्स क्या है जिससे हम रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं प्लांट और ह्यूमंस का। सो इस यूनिट के जो साइंटिस्ट हैं बेसिकली उनका नाम दे रखा है पंचनन माहेश्वरी, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर SRFP। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, फ्लावर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मेनली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स, नॉट ओनली फॉर ब्यूटी। कलर, सेंट, नेक्टर, ये सब चीज़ें जो हैं उनको इनडायरेक्टली हेल्प करती है रिप्रोड्यूस करने में। जो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी एंजियोस्पर्म्स, ये सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उनके इन्फ्लोरेसेंस में, उनके फ्लावर के स्ट्रक्चर में और उनके फ्लोरल पार्ट्स में। ये जो अडेप्टेशंस हैं ये उनको हेल्प करती हैं फ्रूट और सीड्स बनाने में, जो कि एंड प्रोडक्ट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म्स का एग्जाम्पल लेते हुए। फ्लावर जो है एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ह्यूमंस का एक बहुत ही लॉन्ग रिलेशनशिप है फ्लावर्स से। फ्लावर्स की ह्यूमंस के लिए एस्थेटिक वैल्यू भी है, ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है, सोशल वैल्यू भी है, रिलीजियस वैल्यू भी है और कल्चरल वैल्यू भी है। फ्लावर्स को हम यूज़ करते हैं हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग और रिस्पेक्ट। फ्लावर्स को हमने वाइडली कल्टीवेट करा है हमारे घरों में, हमारे गार्डन के अंदर। फ्लावर की कल्टीवेशन को ही हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है फ्लावर का, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फॉर एंजियोस्पर्म्स और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। फ्लावर जो है मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है प्लांट का और रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होता है। टिपिकल फ्लावर के अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो हमारे पास 4 मेन होल्स होते हैं। बात करें तो सेपल्स के होल को हम कहते हैं कैलिक्स एंड पेटल्स के होल को मैं कहती हूँ करोला। स्टेमेंस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके होल को मैं कहती हूँ एंड्रोशियम एंड पिस्टिल या फिर कार्पेल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके होल को मैं कहती हूँ गाइनोशियम। कैलिक्स और करोला नॉन एसेंशियल होल्स होते हैं एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो होते हैं वो एसेंशियल होल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ये दोनों हैं। स्टेमेन के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2 पार्ट होते हैं, अगेन फिलामेंट और एंथर। कार्पेल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स एंड लेटर ऑन ओव्यूल्स ही सीड बनाते हैं एंड ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है। डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पर आपको जो ये ग्रीन लीव्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर योर सेपल्स, एंड जो ये दिखाई दे रही है कलरफुल चीज़ें, कलरफुल लीव्स विच दीज आर टर्म्स एज पेटल्स। देन यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है दिस इज योर पिस्टल या फिर कार्पल, ये स्टिग्मा है, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। नीचे वाले पार्ट को हम थैलेमस कहते हैं। एंड इसके बाद मैं बात करूँ दीज आर योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके अंदर एंथर है एंड फिलामेंट है। सो या दैट्स इट। आगे बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की। तो बिफोर अ फ्लावर अपीयर्स यानी जब फ्लावर आता है उससे पहले ही जो प्लांट है वो सोच लेता है कि उसने फ्लावर बनाना है। इस वजह से हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उस प्लांट के अंदर। यही चेंजेस जो हैं फ्लोरल प्राइमोडियम बना देते हैं। फ्लोरल प्राइमोडियम जो है वो इनफ्लोरेसेंस बना देता है और उसके अंदर फ्लोरल बड्स बन जाते हैं, उन्हीं से ही इवेंचुअली फ्लावर्स बनते हैं। एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। मेल ऑर्गन को एंड्रोशियम, फीमेल को गाइनोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम होल है स्टेमेंस का, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल गमीट का बनना हमें देखना है, फीमेल गमीट का बनना देखना है, एंड देन हमने ट्रांसफर देखना है पोलन का। उसके बाद जो हम देखेंगे दैट विल बी
फर्टिलाइजेशन एंड देन हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सबसे पहले देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ द मेल गमीट, यानी हम स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन्स की बात करेंगे। स्टेमन की बात करूं, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन के पास एक फिलामेंट है जो कि लॉन्ग स्टॉक होती है। एंथर है जो कि टर्मिनल बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट के डिस्टल एंड पे एंथर होता है एंड फिलामेंट के प्रोक्सिमल एंड पे वो अटैच होता है पेटल से या फिर थैलेमस से। कितना नंबर है, कितनी लेंथ है स्टेमन्स की, वो वेरी करती है इन डिफरेंट फ्लावर्स। एंथर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बायलोब्ड यानी 2 लोब्ड होते हैं। हर लोब में 2 थीका होते हैं, इसीलिए हमने इसे डायथीकस बोल दिया है। एंथर जो है उसके बीच में आपको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखाई देगा और साथ में एंथर जो है उसके 4 सिरे होते हैं यानी टेट्रागोनल होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम देख रहे हैं इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं जो बाद में जाके पोलन सैक्स बनाते हैं। हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ही पोलन सैक्स बनाता है और पोलन सैक्स के अंदर ही पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स मेल गमीट नहीं होते हैं, मेल गमीटोफाइट होते हैं। मेल गमीट पोलन ग्रेन्स के अंदर बनते हैं। देन बात करते हैं हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर देख रही हूँ तो माइक्रोस्पोरेंजियम के पास 4 वॉल्स होती हैं, 4 वॉल लेयर्स होती हैं। EEMT, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। टेपिटम इनर मोस्ट होती है। एपिडर्म जो होती है वो सबसे बाहर की प्रोटेक्शन के लिए होती है। एंडोथीशियम जो होती है वो डिहेसेंस के अंदर हेल्प करती है। मिडल लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। टेपिटम जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को। टेपिटम सेल्स के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ऑफन मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है टेपिटम के सेल्स। सेंटर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। डायग्राम से अगर हम देखना चाहें तो ये आपका डायग्राम है, ये आपका ऊपर का एंथर है, दिस इज योर फिलामेंट। इसको मैंने इस तरीके से अगर कट करेंगे तो फिर हम देखेंगे दिस इज अ बायलोब स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें यहाँ पे इस तरीके से हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देंगे एंड देन यहाँ पे हमें एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव दिखाई दे रहा है जो कि लाइन ऑफ डिहेसेंस भी होती है। यहीं से बेसिकली पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, यहीं से फटता है जब डिहेसेंस होती है, राइट। सो दैट्स इट। इसके बाद आगे बात करें अगर हम स्पोरोजिनस टिश्यू जो है एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर 4 वॉल्स थी, EEMT, राइट। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो कम्पैक्ट सेल्स का बना होता है। हर एक सेल के पास कैपेसिटी होती है PMC बनने की, MMC बनने की, विच इज पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल डिप्लॉयड होता है नेचर के अंदर और मियोसिस करके 4 हेप्लॉयड सेल्स बना देता है। इन 4 हेप्लॉयड सेल्स को ही हम माइक्रोस्पोर कहते हैं क्योंकि ये 4 साथ में पड़े होते हैं, इसलिए हम इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो PMC जो है वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देती है। हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बनाता है। जब माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाता है, सब अलग अलग हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि एंथर जो है मैच्योर हो चुका है। जब वो 4 के ग्रुप में है तो हम बोलते हैं कि एंथर इमेच्योर है। जब एंथर डिहाइस करता है, फटता है, तो सारे पोलन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। एक पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गमीटोफाइट होता है, उसके अंदर मेल गमीट बनता है। पोलन ग्रेन के साइज की बात करूं तो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। शेप की बात करूं तो यूजुअली स्फेरिकल शेप का होता है। इसके पास पोलन ग्रेन के पास भी 2 लेयर्ड वॉल होती है। आउटर लेयर होती है एक्साइन और इनर होती है इंटाइन। एक्साइन लेयर जो होती है वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है, बड़ी ही रेजिस्टेंट होती है हीट, एसिड, एल्कली सबसे। इसके अंदर जर्मपोर प्रेजेंट है, यानी एक ऐसी जगह प्रेजेंट है जहाँ पे एक्साइन लेयर जो है एब्सेंट होती है। इस तरीके का पोलन ग्रेन होता है, उसके ऊपर इंटाइन लेयर होती है, उसके ऊपर एक्साइन होती है। एक्साइन लेयर एक पॉइंट पर एब्सेंट होती है, उसी पॉइंट को हमने जर्मपोर बोल दिया। देन इंटाइन लेयर होती है अंदर वाली लेयर जो कि बनती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से, जो कि थिन होती है और कंटिन्यूस होती है। पोलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, देन इंटाइन एंड देन एक्साइन प्रेजेंट होती है। एक्साइन जो है एक पार्ट पे प्रेजेंट नहीं होती, उसी को जर्मपोर बोलते हैं क्योंकि मेल गमीट जो है वहीं से ही रिलीज होते हैं। पोलन ट्यूब भी वहीं पे बनती है। Exine is made up of sporopollenin and entine is made up of cellulose plus pectin.
सेल्स जो पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं, यूजुअली पोलन ग्रेन के अंदर मेच्योरिटी पे 2 सेल स्टेज आ जाती है, माइटोसिस करके 2 सेल स्टेज बनती है, विच इज पहले एक बनता है, 2 सेल्स बनते हैं जो कि एसिमेट्रिक होते हैं। पहला सेल बनता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, इसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है और ये फूड रिजर्व होता है, फूड का नरिशमेंट का काम करता है। सेकेंड सेल होता है जनरेटिव सेल, जो कि छोटा होता है, इसका स्पिंडल शेप्ड सेल होता है। ऐसा लगता है कि ये वेजिटेटिव सेल के अंदर, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है, क्योंकि ये इतना छोटा होता है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। कुछ प्लांट्स के अंदर जब शेड होते हैं पोलन ग्रेन्स, उस टाइम पे सिर्फ 2 ही बेसिकली 2 सेल स्टेज पे ही शेड करते हैं। इन द 60% ऑफ द फ्लावर्स के अंदर 2 सेल स्टेज पे ही शेड करते हैं, एंड द 40% के अंदर 3 सेल स्टेज पे शेड करते हैं। 3 सेल्ड कैसे बनती है? जो ये जनरेटिव सेल है ये भी माइटोसिस करके डिवाइड करता है और 2 मेल गमीट्स बना देता है, जिससे आपकी 3 सेल स्टेज बन जाती है। मोर देन 60% में 2 सेल्ड पे करता है शेड, एंड लेस देन 40% पे 3 सेल स्टेज पे शेड करता है। एंड जिसमें 2 सेल पे कर रहा है वो बाद में जाके फ्यूचर में जाके 3 सेल बना लेते हैं, बट शेड वो 2 सेल स्टेज पे होते हैं। देन कॉन्सेप्ट आता है पोलन एलर्जी का। पोलन एलर्जी यानी कुछ पोलन्स जो है उनसे हमें एलर्जी है, उनसे हमें अस्थमा होता है, उनसे हमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है। एग्जाम्पल है पार्थीनियम, जो कि कैरेट ग्रास होती है, जो कि हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गई थी। Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous and in occurrence and cause pollen allergy in humans, right? इसके बाद हम बात करें, पोलन को हम फूड की तरह भी ट्रीट करते हैं। पोलन के अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच होता है, इसको हम फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी लेते हैं, टैबलेट्स और सिरप्स की तरह भी यूज़ करते हैं, और ये क्लेम करता है परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूव करने में। पोलन वायबिलिटी की बात करें तो आफ्टर रिलीज एक वायबल पीरियड होता है, जब तक पोलन ग्रेन एक्टिव होता है उसी टाइम तक अगर वो स्टिग्मा तक पहुंचा तभी फर्टिलाइजेशन होगी, अदर उसके बाद उस वायबल पीरियड के ओवर होने के बाद वो पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ये वायबल पीरियड हल्का डिपेंड भी करता है ऑन द एनवायरनमेंट, दैट इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। फॉर एग्जाम्पल जो राइस और वीट है उनकी वायबिलिटी, राइस और वीट उनकी वायबिलिटी 30 मिनट की होती है, और रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी की वायबल वो उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कई मंथ्स तक वायबल होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टोर कर सकती हूँ, और इनका यूज़ कर सकते हैं हम पोलन बैंक्स, क्रॉप ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के अंदर, राइट। इसके बाद जो हमें डायग्राम देखना है वो ये वाला डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं, एंड इसके बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट है। आउटर लेयर्स देखें तो सबसे बाहर है एपिडर्मिस, देन है एंडोथीशियम, उसके बाद ये जो दिखाई दे रही है विच इज थिक इन नेचर एज कम्पेयर टू अदर्स, दैट इज योर मिडिल लेयर, एंड देन उसके अंदर टेपिटम प्रेजेंट है। इसी को ही थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रखा है। एपिडर्मिस देखो ये सिंगल लेयर्ड है, एंडोथीशियम भी सिंगल है, मिडिल लेयर जो है वो 2 लेयर्ड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाहर यहाँ पे टेपिटम प्रेजेंट है। जब डिहेसेंस होता है तो इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से डिहेसेंस होता है और सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। इन 60% के अंदर ये पोलन ग्रेन्स शेड हो रहे हैं एट द 2 सेल स्टेज, और लेस देन 40 के अंदर ये जा रहे हैं 3 सेल स्टेज के अंदर। इसके बाद ये वाला डायग्राम अगर हम देखें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से फिर कुछ पोलन ग्रेन्स की पिक्चर्स दिखा रखी हैं, एंड ये वाला डायग्राम देखो तो ये जो है बेसिकली माइक्रोस्पोर टेट्राड की पिक्चर है। हर एक जो है बाद में जाके पोलन ग्रेन बना देता है, एक पोलन ग्रेन आगे जाके बनाकर दिखा रखा है। यहाँ पे ये एक पोलन ग्रेन है, इसमें डिविजन्स होती हैं जिसमें वैक्यूल्स बना, न्यूक्लियस बना, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनता है, जिससे कि एक बड़ा वेजिटेटिव सेल बनता है जिसके पास इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, एंड एक छोटा जनरेटिव सेल बनता है जो कि बाद में जाके माइटोसिस करके मेल गमीट बनाने वाला है।
देन बात करेंगे आपके पोलन प्रोडक्ट्स की पिक्चर लगा रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं टुवर्ड्स द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो पिस्टल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। ये अगर हमारे पास अगर फ्लावर के अंदर एक सिंगल पिस्टल है तो मैं बोलूँगी मोनोकार्पिलरी है, अगर एक से ज़्यादा पिस्टल है तो मैं बोलूँगी मल्टी कार्पिलरी है। अगर मैनी कार्पिल्स हैं तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो हो सकता है वो सब फ्यूज्ड हो तो मैं बोलूँगी सिनकार्पस है, अगर फ्री है तो मैं बोल दूंगी एपोकार्पस है। हर एक पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा का फंक्शन होता है पोलन को रिसीव करने का, स्टाइल का होता है पैसेज करना पोलन ट्यूब का, ओवरी का होता है ओव्यूल को कंटेन करने का, यानी उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसे लोक्यूल बोलते हैं। ओव्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। ओव्यूल ही बेसिकली मेगास्पोरेंजियम होता है। यहाँ पर अगर हम इसे कंपेयर करें, नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने होंगे, एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। 1 का एक ओव्यूल यानी कि एक ही सीड बनेगा, तो वीट और मैंगो के अंदर एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है और मैनी पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ओवरी होती है, ओवरी के बाद प्लेसेंटा से फनिकल से अटैच होता है एंड देन वो ओव्यूल से अटैच्ड होता है। हमारा जो ओव्यूल है वो फनिकल से अटैच्ड होता है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। फनिकल जो है प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, ये जो प्लेसेंटा है ओवरी से अटैच करता है। इस तरीके से एक ओव्यूल ओवरी से अटैच होता है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें यानी मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओव्यूल के पास बेसिकली एक स्टॉक से अटैच्ड होता है विच इज़ फनिकल, जो उसे अटैच करती है आगे प्लेसेंटा से। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसी को ही हमने हाइलम बोल दिया। ओव्यूल्स जो हैं उसके पास प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जिसे इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। 1 या 2 इंटेग्यूमेंट्स यूजुअली प्रेजेंट होती हैं। इंटेग्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूसेलस और एक स्मॉल ओपनिंग टिप जहाँ पे एब्सेंट होती है इंटेग्यूमेंट्स, वहाँ पर उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और जिसका ऑपोजिट एंड होता है उसे हम कहते हैं चलाजल एंड। न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गमीटोफाइट जो होता है वो बनता है। यूजुअली एक एम्ब्रियो सैक ही होता है एक ओव्यूल के अंदर। देन हम बात करते हैं इस डायग्राम की। फर्स्ट हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज हिबिस्कस का कार्पल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हिबिस्कस का कार्पल यानी हिबिस्कस का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई दे रहा है। सेकंड डायग्राम के अंदर हमें पापेवर दिखा रखा है जिसके अंदर हमें कंडीशन देखने को मिल रही है मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस यानी कि मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, यानी कि ये फ्यूज्ड है और मल्टी कार्पिलरी है। इन द थर्ड डायग्राम हमें दिखा रखा है माइशेलिया का एग्जाम्पल जो कि मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस, यानी यहाँ पे कई सारे कार्पल्स हैं और वो फ्रीली पड़े हुए हैं। फोर्थ डायग्राम देखने से पहले यहाँ पर हम देखें तो यूजुअली ये क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया यानी उल्टा करके बनाया है। यूजुअली हम जो ओव्यूल बनाते हैं वैसे बनाते हैं, यहाँ पे एक बार उल्टा करके बता रखा है। उस उल्टे ओव्यूल के अंदर उन्होंने बताया ये चलाजल एंड हो जाएगा एंड ऊपर वाला माइक्रोपाइल एंड हो जाएगा। यहाँ पे ये जो चीज़ है दिस इज योर फनिकल जहाँ पे अटैच हो रहा है, दिस इज योर हाइलम। इसके बाद बात करूं बाहर की, आउटर इंटेग्यूमेंट है, अंदर की इनर इंटेग्यूमेंट है, उसके अंदर जो ये प्रेजेंट है दिस इज योर न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो किससे बनता है? एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से बनता है। मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरीके से हो रहा है? मेगास्पोर जो है वो बनते हैं एमएमसी से विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। न्यूसेलस के अंदर एक सेल जो है वो कहता है कि मुझे मेगास्पोर मदर सेल बनना है, एमएमसी बनना है। एमएमसी डिप्लॉयड होता है, ये एमएमसी जो है फिर बड़ा हो जाता है, लार्ज बन जाता है, इसका साइटोप्लाज्म बड़ा ही डेंस हो जाता है और प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस बन जाता है। सिर्फ एक ही एमएमसी यहाँ पर बनता है। वहाँ पर इन द मेल के पार्ट के अंदर क्या हो रहा था, हर एक बेसिकली हर एक जो स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल था हर एक सेल ही पीएमसी बना था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेल न्यूसेलस का बोलता है कि मुझे एमएमसी बनना है और वही बनता है, लार्ज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस हो जाता है। और ये एमएमसी जो है मियोसिस करता है, मियोटिक डिवीजन करके 4 मेगास्पोर बना देता है। हेप्लोइड होते हैं, उनमें से 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, क्योंकि एक ओव्यूल के अंदर हम एक ही एम्ब्रियो सैक बना सकते हैं। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही बाद में जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है। इस चीज को हम बोल देते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फीमेल गमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक किस तरीके से बनता है? तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है
वो माइटोसिस करता है, यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर बनता है, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। ये अब क्योंकि हैप्लॉइड है तो, और मुझे सब कुछ बाद में हैप्लॉइड ही चाहिए, तो ये माइटोसिस करता है। माइटोसिस करके ये एम्ब्रियो सैक बनाता है। फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर भी माइटोसिस होती है। एम्ब्रियो सैक में माइटोसिस कौन सी होती है? फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं, यानी कि सेल वॉल नहीं बनती है, सेल्स डिफरेंट नहीं बनते, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है। तब तक डिवाइड करता है जब तक 8 न्यूक्लियेट सेल नहीं आ जाती, यानी कि 3 माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। उसके बाद बात करूं, देन होता है, देन उसके बाद आफ्टर जब 8 सेल्स बन जाते हैं, देन हम 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद सेल वॉल बननी शुरू होती है, अरेंजमेंट होता है, सेल वॉल बनती है, और उसके बाद हम बोलते हैं दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं, 8 न्यूक्लिएट स्टेज तक बनता है, और फिर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। अब तब स्टार्टिंग में कोई सेल वॉल नहीं बनती, आफ्टर 8 न्यूक्लियस फाउंड सेल वॉल भी बन जाती है, और मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो बन जाता है। आगे बात करें इन डायग्राम्स की, तो इस डायग्राम के अंदर देखो, फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको न्यूसेलस दिखाई दे रही है बाहर, जिसमें से एक जो है एमएमसी बन चुका है, लार्ज हो चुका है, अच्छा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बन चुका है। आगे जाकर इसने डिविजन्स करके मेगास्पोर डायड बनाया है, यानी 2 सेल्स बनाए हैं। फिर आगे जाके इसने टेट्राड बनाया है, या उनमें से 3 जो है वो डिजेनरेट कर जाएंगे, एक जो है वो बचेगा, जिससे जो बाद में जाके एम्ब्रियो सैक बनाएगा। इसी को ही हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला। यहाँ पर हर एक के अंदर इन्होंने एनाट्रोपस ही बनाया है, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है और नीचे आपके चलाजल एंड प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर इस एक सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही हैं, और जब 8 न्यूक्लिएटेड सेल बन जा रहा है तब यहाँ पर सेल वॉल बननी स्टार्ट हो रही है। इस तरीके से ऊपर माइक्रोपाइलर है, यहाँ पे चलाजल है, यहाँ पे आपके 2 सिनर्जिड्स बनते हैं, बीच में एग बनता है। इसमें यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हैं इनके अगेंस्ट कोई सेल वॉल नहीं बनती है, यहाँ पे एंटीपोडल्स होते हैं, यहाँ पे सेल वॉल बन जाती है। अगर हम एक मेच्योर पूरा स्ट्रक्चर देखें, अब यहाँ पे ये एनाट्रोपस नहीं है, अब ये सीधा बनाया है क्योंकि माइक्रोपाइलर नीचे आ गया, चलाजल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे हम देखें तो फिर ये डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक एग, और एग दिखाई दे रहा है कहाँ पे होते हैं? माइक्रोपाइलर एंड पे, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड से ही पोलन ट्यूब आती है, तो एग को ही उसने फर्टिलाइज करना, तो यहीं पे एग होता है, राइट। एग अपरेटस दिखाई दे रहा है जिसमें एग और 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। हर सिनर्जिड जो है फिलीफॉर्म अपरेटस बनाता है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है। बीच में आपको पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई जो है एक ही सेल में प्रेजेंट है, विच इज़ द सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल के अंदर N+N होता है, यानी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉइड, और यहाँ पर आपके 3 सेल्स बन जाते हैं, विच आर योर एंटीपोडल सेल्स। टोटल हम देखें तो 8 न्यूक्लिएटेड है और 7 सेल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद हम बात करें मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है। टोटल न्यूक्लियस जो है 8 हैं, टोटल सेल्स 7 हैं। अरेंजमेंट देखें तो माइक्रोपाइल एंड पे एग अपरेटस है जो कि इसमें 3 सेल्स हैं, एक एग है और 2 सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म अपरेटस है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है। सेंट्रल सेल सबसे बड़ा होता है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, N+N हो जाता है। चलाजल एंड के अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने यहाँ पे देखी, मोनोकार्पिलरी यानी कि सिर्फ एक ही कार्पल प्रेजेंट है, मल्टी यानी बहुत सारे कार्पल्स यानी वो जुड़े हुए हैं, एपोकार्पस यानी वो फ्री हैं। प्लेसेंटा क्या था? प्लेसेंटा जो है वो जॉइन कर रहा था ओवरी से ओव्यूल को। फनिकल जो है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच कर रही थी। हाइलम वो पॉइंट था जहाँ पे अटैचमेंट हो रहा था। माइक्रोपाइल की बात करें तो वो एंड जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। चलाजल एंड की बात करें तो उसका ऑपोजिट एंड हो जाता है। न्यूसेलस अंदर के इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो प्रेजेंट था वो न्यूसेलस था, उसमें से ही एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनना का डिसाइड करता है जो कि लार्ज हो जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाता है। फिर मेगास्पोरोजेनेसिस होती है और उसके बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं एंड देन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से एक ही मेगास्पोर रहता है और वो एक मेगास्पोर बाद में जाके एग अपरेटस बनाता है। एग अपरेटस के अंदर सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, एंटीबॉडीज होते हैं और पोलर न्यूक्लियाई होता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद लास्ट में इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं
मेल गमीट की जो फॉर्मेशन है वो होती है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब अंडरगो करता है एक मियोसिस के, तो उसमें चार माइक्रोस्पोर बनते हैं और फिर 2 माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। पहले के अंदर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनता है, सेकंड के अंदर जनरेटिव सेल 2 मेल गमीट बनाता है। तो टोटल हम बोलेंगे एक मियोसिस और 2 माइटोसिस हो रही हैं। फीमेल गमीट जब बन रहा है तो एक मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक मियोसिस करता है और 4 मेगास्पोर बनाता है, जिसमें से एक ही फंक्शनल होता है और वो एक फंक्शनल मेगास्पोर 3 माइटोटिक डिविजन्स करता है, जिससे 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है और एग सेल भी वहीं पे बनता है। तो एक मियोसिस और 3 माइटोसिस होती है इन फीमेल गमीट फॉर्मेशन। सो हम यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी में, पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। अब ऐसा क्यों लिखती है एनसीईआरटी? क्योंकि वो एनाट्रोपस ओव्यूल दिखा रही है हर जगह पे, दैट्स वाई वो कहती है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो बिलो द एग एपरेटस है, यानी एग एपरेटस जो ऊपर प्रेजेंट करे ना उन्होंने, अगर माइक्रोपाइल को ऊपर दिखाया है तो पोलर न्यूक्लियाई उसके नीचे हो जाएंगे। बट इसी को ही हम अगर उल्टा लिख दूँ तो वो मेरा सही व्यू हो जाएगा। ये एनाट्रोपस व्यू के अकॉर्डिंग लिख रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? मेल गमीट जो पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है और जो फीमेल गमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है उनका आपस में मिलना। जो दोनों के दोनों ही मेल गमीट और फीमेल गमीट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, यानी उनको साथ लाना पड़ता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ही पॉलिनेशन होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, कि कौन सा पोलन आकर पॉलिनेशन कर रहा है और कहाँ पे जाके लैंड कर रहा है, उसके बेस पे तीन तरीके की पॉलिनेशंस होती हैं। पहली है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी यानी कि जब सेम फ्लावर का पोलन स्टिग्मा पे जाके चला जाए। इसके अंदर 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है और पोलन का रिलीज है, दोनों के अंदर सिंक्रोनी होनी चाहिए। साथ में एंथर और स्टिग्मा जो है क्लोज होने चाहिए, यानी पास होने चाहिए एक दूसरे के। ओपन फ्लावर्स के अंदर कंप्लीट ऑटोगेमी बहुत रेयर होती है, पर क्लोज्ड के अंदर ऑटोगेमी ही होती है। प्लांट्स लाइक वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, कॉमन पेंजी इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, वियोला को हम कॉमन पेंजी भी कहते हैं, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, इन तीनों के अंदर आपके पास 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, चेस्मोगेमस भी और क्लिस्टोगेमस भी। चेस्मोगेमस वो फ्लावर्स जो कि खुले हुए होते हैं, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, यहाँ पे ऑटोगेमी होना बहुत रेयर होता है। क्लिस्टोगेमस यानी जो क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पे एंथर स्टिग्मा बहुत पास होते हैं, यहाँ पे हमेशा ही ऑटोगेमी होती है। इसकी एडवांटेजेस हैं, श्योर्ड सीड सेट मिलता है और कोई पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पर डिसएडवांटेज है कि कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं, इवन दो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिर भी। नेक्स्ट इज जिटनोगेमी। जिटनोगेमी है जब एक फ्लावर पोलन फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, यानी एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर से आ रहे हैं, बट सेम ही प्लांट में, यानी एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर जब पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं। ये फंक्शनली अगर हम देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बट जेनेटिकली देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम होने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास जीनोगेमी, जिसके अंदर दूसरे यानी दोनों होते सेम स्पीशीज के हैं, बट डिफरेंट प्लांट्स के पोलन जो है जाते हैं स्टिग्मा के अंदर। इसके अंदर आपका जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं होते हैं और इसमें हमें पॉलिनेटर्स की भी ज़रूरत होती है। इसी को ही क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है। पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स 2 तरीके के हो सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में विंड और वाटर, बायोटिक में एनिमल्स। विंड के साथ हम बोलेंगे एनीमोफिली, वाटर के साथ हाइड्रोफिली, एंड बायोटिक एजेंट्स अगर एनिमल हैं तो बोल देंगे जूफिली। मोस्ट प्लांट्स जो हैं बायोटिक एजेंट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ पोलन इन एबायोटिक पॉलिनेशन, क्योंकि उसमें कई ज़्यादा लॉस हो जाता है, इसीलिए वो वाले टाइप के प्लांट्स जो हैं बड़े सारे पोलन बनाते हैं। विंड पोलिनेशन यानी एनीमोफिली कॉमन है ग्रासेस और कॉर्न के अंदर। यहाँ पे पोलन बहुत हल्का होता है, नॉन स्टिकी होता है, बहुत ही वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होते हैं, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होते हैं, ऑफन सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि ऑफन एक ही पोलन ग्रेन मुश्किल से लैंड कर पाता है। फ्लावर्स जो होते हैं यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक और आ जाता है विच इज़ योर मेज, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉलिनेशन विच इज़ वाटर पॉलिनेशन, जिसे हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं।
सिर्फ 30 जेनरा तक ये लिमिटेड है और यूजुअली मोनोकोट्स ही वाटर पॉलिनेशन दिखाते हैं। बहुत ही रेयर है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। सिर्फ इसके अंदर एग्जांपल्स हैं वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा को सी ग्रास भी कहते हैं। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर में होते हैं और ज़ोस्टेरा मरीन वाटर के अंदर। इवन जो सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी पानी पे भरोसा नहीं करते, तो फिर तो सोच लो कितने ही कम करते हैं। वाटर लिली जो कि इसके नाम में भी वाटर है, वो भी इंसेक्ट से पॉलिनेशन अपनी करवाता है। वेलिस्नेरिया की बात करूं तो वेलिस्नेरिया का फीमेल फ्लावर जो होता है वो सरफेस पे होता है, मेल फ्लावर पानी के अंदर होता है। करंट्स जब होते हैं पानी के अंदर उससे पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होता है। सी ग्रासेस ज़ोस्टेरा की बात करें तो पॉलिनेशन पानी के अंदर होता है। इसके पोलन बड़े लंबे लंबे रिबन लाइक होते हैं और उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है। विंड और वाटर से जो पॉलिनेट हो रहे हैं फ्लावर्स, उनके वो कलरफुल भी नहीं होते, उनके पास कोई नेक्टर भी नहीं होता है, उनको एनिमल्स को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एनिमल पॉलिनेशन यानी जूफिली के अंदर एजेंट्स जो हैं ये सारे हो सकते हैं बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प्स, एंट्स, मोथ्स, बर्ड्स, बैट्स, लेमर्स, रोडेंट्स और लिजर्ड्स। लिजर्ड्स भी गेको और गार्डन दोनों हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, स्पेशली हनी बीज होती हैं। अब जो प्लांट्स इनसे पॉलिनेशन करवाते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंस होती है उनके अंदर और उनके पास नेक्टर भी प्रेजेंट होता है। जो छोटे होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज कर लेते हैं कि वो बड़े लगते हैं। फ्लाइज और बीटल्स से जो अपनी पॉलिनेशन करवा रहे हैं वो गंदी स्मेल जो है वो देते हैं, क्योंकि फ्लाइज और बीटल्स उसी से ही अट्रैक्ट होते हैं। उसके अलावा वो एनिमल्स को रिवॉर्ड भी देते हैं, नेक्टर, पोलन और शेल्टर, जैसे कि एग लेइंग प्लेस। एक प्लांट है जो कि सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है जिसका विच इज 6 फीट टॉल फ्लावर, जिसे हम कहते हैं एमोर्फोफेलिस फ्लावर होता है। ये जो है एग ले करने की जगह देता है अपने अंदर, क्योंकि इतना बड़ा है। इसके अलावा एक यूका और मोथ है, दोनों ही आपस में डिपेंडेंट है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। यूका प्लांट है और मोथ एक कीड़ा होता है जो कि अपने अंडों को यहीं पर ले करता है और यूका की पॉलिनेशन भी करवा देता है। अगर एक एक्सटिंक्ट करता है तो दूसरा भी अपने आप एक्सटिंक्ट कर जाएगा। पोलन जो है एनिमल पॉलिनेशन में काफ़ी स्टिकी होते हैं ताकि वो एनिमल्स के ऊपर स्टिक कर जाए एंड देन जब एनिमल्स नेक्स्ट जगह पे आए तो फिर वो वहाँ पे जाकर चिपक जाए। पोलन रोबर्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे भी विजिटर्स होते हैं जो कि आते हैं, उनका प्लांट का नेक्टर चुरा लेते हैं पर उनकी पॉलिनेशन नहीं करवा के जाते। प्लांट ने तो नेक्टर इसीलिए बनाया था ताकि वो पॉलिनेशन अपनी करवा पाए, राइट। इसके बाद कोई डायग्राम है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स, क्योंकि ये बंद है। सेकेंड है जो क्रॉस पॉलिनेशन शो कर रहा है क्योंकि इतने तरह से एक्सपोज्ड है। थर्ड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स या चेजोगेमस, दोनों को दिखा रहा है। चेजोगेमस ओपन है, क्लिस्टोगेमस नीचे जो दिखा रहा है दे आर क्लोज्ड फ्लावर्स, राइट। नेक्स्ट डायग्राम है, ये एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट है जो कि दिखा रहा है एक कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस और वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पॉलिनेशन बाय वाटर है इन वेलिस्नेरिया, यानी फर्स्ट डायग्राम में फीमेल फ्लावर किस तरीके से ऊपर है एंड मेल फ्लावर अंदर है, राइट। नेक्स्ट में इंसेक्ट पॉलिनेशन की पिक्चर है। इसके बाद हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, सेल्फ पॉलिनेशन जब होती है तो उसे हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, यानी जो प्लांट है वो कोशिश करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को बाय सम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डाइकोगेमी, देन हेरकोगेमी, देन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड देन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सबसे पहले जो प्लांट टेक्निक फॉलो करता है जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, दैट इज डाइकोगेमी, यानी कि जो पोलन का रिलीज का टाइम है और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो टाइम जो होता है वो डिफरेंट होता है। हेरकोगेमी यानी जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, पास में प्रेजेंट नहीं होते। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी जो जेनेटिकली आपस में ये सेल्फ खुद के लिए जेनेटिकल मैकेनिज्म के थ्रू खुद की ही पोलन जर्मिनेशन को रोक देते हैं अगर खुद का ही पोलन ग्रेन आ जाए। देन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर कुछ मोनोशियस होते हैं, कुछ डायोशियस होते हैं। मोनोशियस वो जिसमें सेम ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल कैस्टर और मेज। इसमें ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाती है पर जिटनोगेमी फिर भी होती है। देन कुछ डायोशियस ही हो जाते हैं, जैसे कि पपीते का जो प्लांट होता है, एक या तो
वो मेल होगा या फीमेल होगा, इस केस के अंदर ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो जाती है और सिर्फ जीनोगेमी ही हो पाती है। देन बात करते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की। पॉलिनेशन जो है अगर हो जाती है, दैट डज नॉट गारंटी फर्टिलाइजेशन भी होगी। स्टिग्मा जो है वो चेक करता है कि जो पोलन उसके ऊपर आके गिरा है वो कंपैटिबल है भी या नहीं। अगर वो कंपैटिबल होता है तभी वो उसे एक्सेप्ट करता है, अगर वो कंपैटिबल नहीं होता तो उसे रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्शन किस तरीके से होती है, यानी अगर उसको लगता है कि वो कंपैटिबल नहीं है तो फिर वो उसको जर्मिनेट नहीं करने देता और ना ही पोलन ट्यूब बनती है। इंटरेक्शंस कैसे होती है उनके बीच में, केमिकल डायलॉग्स होते हैं, केमिकल सिग्नल्स के थ्रू होती है। अगर वो पोलन उसको कंपैटिबल लगता है, अच्छा लगता है, तो फिर वो उसको जर्मिनेट होने देगा और उसको पोलन ट्यूब बनाने देगा। आगे है पोलन जर्मिनेशन, यानी पोलन जो है वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर और पोलन ट्यूब बनाता है जो कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से पास करती है। 2 सेल्ड पोलन जो है 60% के अंदर जो कि शेड होता है। जनरेटिव सेल जो है वो यहाँ पर आकर डिवाइड करता है, इस पोलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल डिवीजन करता है और 3 सेल्ड बना देता है। और जो ऑलरेडी 3 सेल्ड पे शेड हुए थे उसके अंदर ऑलरेडी 3 ही रहते हैं, यानी 2 मेल गमीट्स रहते हैं। पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर थ्रू द माइक्रोपाइल एंड और एंटर करती है सिनर्जिड के अंदर, क्योंकि वो फिलीफॉर्म अपरेटस उसे गाइड कर रहा था। इन सारे इवेंट्स को ही हमने बोल दिया पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। देन यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज दिखाई दे रही है दैट इज पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर रहे हैं, सेकंड में जो स्टाइल के थ्रू जर्मिनेट कर रहे हैं, थर्ड इमेज आपको दिखा रखी है पूरा लेटरल सेक्शन ऑफ द पिस्टल जो कि दिखा रहा है पोलन ट्यूब किस तरीके से ग्रो करके और किस तरीके से अंदर जा रही है। इसके बाद आपको दिखाया एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन एग apparatus ऑफ शोइंग द एंट्री ऑफ द मेल गमीट्स इनटू द फिलीफॉर्म apparatus। यहाँ पर एंट्री हो रही है, राइट। लास्ट वाली इमेज के अंदर आपको दिखाया गया कि किस तरीके से मेल गमीट्स जो है डिस्चार्ज करता है सिनर्जिड्स के अंदर और फिर मूव करता है, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, वन इनटू द एग एंड द अदर इनटू द सेंट्रल सेल। अब 2 मेल गमीट्स हैं, उनका क्या रोल होता है, एक मेल गमीट तो जाकर फ्यूज कर जाता है एग से, दूसरा मेल गमीट जाकर फ्यूज कर देता है पोलर न्यूक्लियाई से। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज हुआ है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम सिर्फ डिजायर्ड पोलन को यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हमारा जो फीमेल फ्लावर बेसिकली फीमेल फ्लावर नहीं है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस केस में मैं सबसे पहले इमास्कुलेशन करूंगी, यानी एंथर को रिमूव कर दूंगी वहाँ के और उसको बैगिंग कर दूंगी, यानी उसको कवर कर दूंगी ताकि कोई अनवांटेड पोलन वहाँ पे ना आए। उसके बाद मैं उसके अंदर अपना डिजायर्ड पोलन डस्ट करके फिर से रीबैगिंग कर दूंगी ताकि और कोई पोलन वहाँ पे ना आए। अगर फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो मुझे कोई इमास्कुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैगिंग करने की जरूरत है। इससे हाइब्रिड सीड्स बनते हैं और बेटर वेराइटीज बनती हैं। प्लांट ब्रीडर्स जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडर्स इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। यानी कि इस नॉलेज से, जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की नॉलेज है, इससे प्लांट ब्रीडर्स जो है यूज़ कर सकते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन को मैनिपुलेट करने में और इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस को भी करवाने में, ताकि उनके डिजायर्ड हाइब्रिड्स बन जाएं। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। हमने प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स पढ़ लिया, अब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी एक तो सिनगेमी होती है, एक ट्रिपल फ्यूजन होती है। पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल एंड से, एक सिनर्जिड के अंदर एंटर करती है, 2 मेल गमीट्स को रिलीज करती है। एक मेल गमीट तो एग सेल से फ्यूज करके डिप्लॉयड जायगोट बना देता है, इसी को सिनगेमी बोला। देन दूसरा मेल गमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके पेन बना देता है, विच इज योर ट्रिप्लॉयड इन नेचर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो सेंट्रल सेल है वो पेक बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बिकॉज यहाँ पे 2 फ्यूजन्स हो रहे हैं, इसी को हमने डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है, जाइगोट बड़े होकर एम्ब्रियो बनाता है और जो पेन है या फिर जो पेक है वो बड़े होकर एंडोस्पर्म बनाती है। आगे बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनती है, कहाँ से, पेक से, जो कि ट्रिप्लॉइड थी। फिर एम्ब्रियो बनता है, पहले एंडोस्पर्म बनेंगी फिर एम्ब्रियो, क्योंकि एंडोस्पर्म उसका खाना है, पहले खाना बनता है फिर एम्ब्रियो बनता है, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। और आपका ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ये पहले और फिर ये बाद में, राइट। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म जो है वो बनता है बिफोर द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो के बनने से पहले बनता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को ये,
पेक जो है बेसिकली वो डिवाइड करता है रैपिडली रिपीटेडली और वो फॉर्म कर देता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, माइटोसिस कर करके वो डिविजन्स करके करता है। दो तरीके के एंडोस्पर्म हो सकते हैं, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं और सेल वॉल नहीं बनती है, बेसिकली फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं। एंड सेलुलर के अंदर बेसिकली सेलुलर डिविजन्स होती हैं। बात करें कोकोनट का, एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, कोकोनट के अंदर का जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होती है और जो उसकी वाइट कर्नल मलाई होती है वो सेलुलर होती है। क्यों? पानी जो है वो न्यूक्लियस होते हैं, इसमें कोई सेल्स नहीं होते हैं, सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो लिक्विड स्ट्रक्चर होता है और ये सॉलिड वाले में सेलुलर एंडोस्पर्म है। देन बात करें अगर एंडोस्पर्म का फेट क्या होगा, एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया जाए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के अंदर, तो उस केस के अंदर उसका एग्जाम्पल है पीबीजी यानी पबजी से याद रख सकते हैं, बीन्स और ग्राउंडनट, पी बीन्स और ग्राउंडनट। और कभी कभी वो परसिस्ट कर जाती है एंडोस्पर्म इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, तो उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है सी क्यूब और वूम्ब, VMB से याद रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वीट, मेज और बार्ले, और C3 से कैस्टर, कोकोनट और सीरियल्स आ जाते हैं। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। एम्ब्रियो जो है वो बनता है माइक्रोपाइलर एंड पे, क्योंकि एग आपका माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट था। जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है आफ्टर सम एंडोस्पर्म वाज फॉर्म्ड, राइट, यानी जब कुछ एंडोस्पर्म बन चुकी होती है उसके बाद ही जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है। जाइगोट जो है इन स्टेजेस के थ्रू जाता है। मोनोकोट डाइकोट की अर्ली स्टेजेस जो होती है वो सेम होती हैं। पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोबुलर स्टेज बनता है, फिर हार्ट शेप्ड, फिर मेच्योर एम्ब्रियो। आई रिपीट, पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। डायकोट के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सेस होगी और साथ में 2 कोटिलिडन्स होंगे। अबव द कोटिलिडन जो रीजन होता है उसे एपिकोटाइल, जो उसके नीचे का होता है उसे हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के ऊपर प्लम्यूल होता है, यहाँ पे रेडिकल होता है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप प्रेजेंट होती है। मोनोकोट में बात करें यहाँ पे सिर्फ एक ही कोटिलिडन होता है जिसे हम स्कुटेलम बोलते हैं। मोनोकोट एम्ब्रियो का एग्जाम्पल भी दे रखा है ग्रास। यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सेस के अंदर लोअर रेडिकल पे रेडिकल तो होता ही है, उसके ऊपर रूट कैप भी होती है, पर साथ में उसके साथ कोलियोराइजा भी होता है। सिमिलरली जो अपर एंड होता है उसको हम प्लम्यूली शूट एपेक्स बोल रहे हैं और उसके ऊपर कोलियोपटाइल भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कोलियोपटाइल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कोलियोराइजा। ये जो है सिर्फ और सिर्फ मोनोकोट के अंदर हो रहा है। देन यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये जो ऊपर का आपको दिखा रखा है, दिस इज योर डाइकोट एंड दिस इज योर मोनोकोट। यहाँ पर डाइकोट में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट हैं, ऊपर के पार्ट को प्लूम्यूल बोला है, ये हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल और ये रूट कैप। यहाँ पे एक है सिर्फ स्कुटेलम बोल दिया, ये कोलियोपटाइल है, शूट एपेक्स है, एपीब्लास्ट एक्स्ट्रा होता है, ये रेडिकल, रूट कैप एंड उसके नीचे कोलियोराइजा होता है। देन बात करें, ये जो है स्टेजेस हैं इस तरीके से था। अब क्या होता है, एग सेल के अंदर जाइगोट बन चुका है, सिनर्जिस डीजनरेट हो जाती हैं, ये आपका पेक का पेन बन चुका है और ये लार्ज सेल जो है आपका सेंट्रल सेल था वो पेक बन चुका है और ये अंदर का आपका न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियर पेन बन चुका है। ये एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट हो जाते हैं। आपको पहले जाइगोट जो है, ये जाइगोट दिखाया है, जाइगोट बनता है। फिर ये वाली जो स्टेज दिखा रखी है, दिस इज योर प्रो एम्ब्रियो, ये प्रो एम्ब्रियो है, ठीक है, ये जो है आपका प्रो एम्ब्रियो है। उसके बाद आपका बनता है यहाँ पर ग्लोबुलर शेप, देन बनता है हार्ट शेप, देन बनता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो, राइट। यहाँ पे कोटिलिडन्स दिखा रखे हैं, दिस इज योर रेडिकल, और बीच में ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम सस्पेंसर बोलते हैं। देन आगे की बात करें, सीड कैसे बनता है। सीड जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बनता है। सीड के अंदर सीड कोट प्रेजेंट होता है, कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सेस प्रेजेंट है। सीड कोट के अंदर इंटेग्यूमेंट्स बनती हैं। माइक्रोपाइल एंड जो होता है वो पोर की तरह ही रह जाता है। सीड के अंदर वाटर कंटेंट जो है वो कम होता है, श्रिंक होने लग जाता है और डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी एक इनएक्टिव स्टेज होती है जहाँ जो कि इनएक्टिव रहती है और वहाँ पे वाइबल होता है, पर सीड जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो स्टेज के अंदर जर्मिनेट कर जाता है। ऐसे भी प्लांट्स हैं जहाँ पे मेनी सीड्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड्स और बांकी और स्ट्राइका जो कि कुछ पैरासाइट्स है। देन फाइकस जो कि बहुत ही छोटे छोटे सीड्स रखता है। एक सीड वाले एग्जाम्पल वीट, पैडी और मैंगो है। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स, कितने टाइप्स के सीड होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस को एक्स एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। ये वो सीड्स हैं जहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, जिसकी एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पबजी। देन एल्ब्यूमिनस में हम एग्जांपल जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है,
इसके हम एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, WMB और C3 आ जाता है। देन अगर न्यूसेलस परसिस्ट कर जाए, न्यूसेलस कहाँ पे थी आपकी, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स के अंदर थी, अगर न्यूसेलस परसिस्ट कर जाए तो हम उसे पेरिस्पर्म बोलते हैं, इसमें एग्जाम्पल होता है B2। न्यूसेलस परसिस्ट कर जाए तो उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, B2 एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर और बीट। फ्रूट फॉर्मेशन की बात करें तो ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओवरी की जो वॉल होती है वो पेरिकार्प बनाती है, फ्रूट की कवरिंग बनाती है। फ्लैशी और ड्राई दोनों तरीके के फ्रूट्स होते हैं, फ्लैशी में MGO है, ड्राई में MG है, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, मस्टर्ड और ग्राउंडनट ड्राई का एग्जाम्पल। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बन रहे हैं, फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जिसमें या तो वो किसी और चीज़ से बन रहे हैं या फिर ओवरी के साथ साथ कोई और चीज़ आ रही है उसके अंदर। मोस्टली ओवरी और थैलेमस से जो बनते हैं वो फॉल्स फ्रूट होते हैं, और जो सिर्फ ओवरी से बनते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं। फॉल्स फ्रूट की एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। देन बात करते हैं पार्थिनोकार्पी, ऐसे फ्रूट्स बनना जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन रहा है। जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं वो फ्रूट पार्थिनोकार्पी शो करते हैं। यहाँ पे जो सीड बन रहा है फॉल्स फ्रूट के अंदर वो तो फर्टिलाइजेशन से बन रहा है, फ्रूट भी आपका फर्टिलाइजेशन पे ही बनता है, बट यहाँ पे थैलेमस इन्वॉल्व है इसीलिए हमने फॉल्स बोला। पार्थिनोकार्पी के अंदर फ्रूट आपका बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन रहा है, इसके अंदर कोई सीड नहीं होते हैं, सीडलेस फ्रूट होता है, हॉर्मोन से बनते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे बनाना। देन बात करें सीड्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इंडिपेंडेंट है, हम रखता है हमें पानी से, इसका डिस्पर्जल मेथड्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम इजीली से डिस्पर्स करवा सकते हैं, फूड को स्टोर करके रखता है, सीड कोट प्रोटेक्शन देता है, डोरमेंसी से सर्वाइव कर पाता है, जेनेटिक वेरिएशंस भी दिखाता है। सीड जो है वो वायबल हो सकता है कई महीने, कई साल और कई 100 सालों तक। एग्जाम्पल दे रखा है सबसे पुराना जो हमें मिला है लुपिनस आर्क्टिकस का हमें सीड मिला है जो कि 10,000 साल पुराना है और अभी भी वायबल है, जो हमें मिला है आर्कटिक टुंड्रा से। देन डेट पाम यानी कि हमें मिला है फिनिक्स डेक्टिलिफेरा का सीड जो कि 2,000 साल पुराना है, ये हमें किंग हेरोड्स पैलेस के पास मिला था नियर दी डेड सी। सीड्स जो है एग्रीकल्चर, स्टोरेज और क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिस होते हैं। देन आगे बात करते हैं टुवर्ड्स दीज डायग्राम्स, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। पहले डायग्राम के अंदर हमें 2 कोटिलिडन्स दिखा रखे हैं, इसीलिए हम बोलेंगे ये एक्स एल्ब्यूमिनस डाइकोट है क्योंकि यहाँ पर आपका जो एंडोस्पर्म है वो नहीं रही है, तो एक्स एल्ब्यूमिनस है और डाइकोट है क्योंकि 2 कोटिलिडन्स है और यहाँ पे सिर्फ फूड का सोर्स कोटिलिडन्स है। दूसरे डायग्राम के अंदर एंडोस्पर्म भी है और कोटिलिडन भी है, तो मैं बोलूँगी एल्ब्यूमिनस डाइकोट है ये, और यहाँ पे एंडोस्पर्म और कोटिलिडन दोनों ही आपका सोर्स ऑफ फूड है। देन इस डायग्राम के अंदर डाइकोट एल्ब्यूमिनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी कोलियोपटाइल या कोलियोराइजा नहीं है तो डाइकोट है, एंड एल्ब्यूमिनस हो जाएगा क्योंकि एंडोस्पर्म है। ये एल्ब्यूमिनस मोनोकोट है क्योंकि यहाँ पे कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा है, एंड साथ में क्योंकि यहाँ पे एंडोस्पर्म है इसीलिए ये आपका एल्ब्यूमिनस हो जाएगा। देन बात करते हैं ये आपके फॉल्स फ्रूट्स हैं जिसमें दिखा रखा है कि जो इसका एडिबल पार्ट होता है एप्पल का वो हमें थैलेमस से मिलता है और सीड्स जो है वो ओव्यूल से आए हैं, और स्ट्रॉबेरी के अंदर भी जो एडिबल पार्ट है वो थैलेमस से बना होता है। आगे बात करते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। एपोमिक्सिस होते हैं जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाए। जो पार्थिनोकार्पी थी वहां पे फ्रूट बन रहा था बिना फर्टिलाइजेशन के, और वो जो था बेसिकली उसमें सीड तो होता ही नहीं था, उसमें सीड था ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं थी, वो हार्मोन से बनाई गई थी, बनाना एग्जाम्पल था। एपोमिक्सिस में आपका सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है, पर असल में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रासेस और कुछ एस्ट्रेसी की फैमिली में। यहाँ पे क्या होता है ना, डिप्लॉयड एग जो है वो बनता है, मियोसिस नहीं होती है। एग जो होता है वो हेप्लॉइड बनता ही नहीं है, वो मियोसिस से बनता ही नहीं है, वो माइटोसिस से बनता है, डिप्लॉइड होता है, उसको कोई भी मेल गमीट की जरूरत नहीं होती, वो सीधा ही एम्ब्रियो बना लेता है बिना फर्टिलाइजेशन के। न्यूसेलर सेल जो है वो सीधा एम्ब्रियो साक बनाते हैं और एम्ब्रियो बना लेते हैं उसके अंदर। ये हमें मेथड देखने को मिलता है सिट्रस स्पेशली ऑरेंज के अंदर और मैंगो के अंदर। सीड जो है यहाँ पर हो सकते हैं मे कंटेन मेनी एम्ब्रियोज, एक सीड में यहाँ पे कई सारे एम्ब्रियो हो सकते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो हमने देखा एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो साक होता है, एक ही एम्ब्रियो होता है, बट यहाँ पे एक सीड में कई सारे एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। देन बात करें पॉलीएम्ब्रियोनी, यही चीज है कि एक सीड में कई सारे एम्ब्रियो जब देखने को मिलते हैं। ऑरेंज, सिट्रस, मैंगो यहाँ पे एग्जाम्पल है। जेनेटिकली ये आइडेंटिकल होते हैं, इनको हम क्लोन्स भी कह सकते हैं।
एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस क्या है, हाइब्रिड क्रॉप्स के अंदर ये हाई यील्ड दिखाते हैं। हाइब्रिड सीड्स जो है उनको हमें हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता था, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है हाइब्रिड कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते थे, सीड्स बड़े महंगे होते थे। हमने सोचा अगर हम हाइब्रिड्स को एपोमिक्टिक कर दें, यानी एपोमिक्सिस का जीन डाल दें उसके अंदर, तो कोई सेग्रीगेशन नहीं होगी, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो कैरेक्टर्स जो है मेंटेन रहेंगे जो हमने हाइब्रिड से बनाए थे। फार्मर्स जो है रीयूज कर सकते हैं सीड को, और ये कॉस्टली नहीं रहेंगे। इसके बाद देयरफॉर एपोमिक्सिस जो है उसको हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में यूजफुल है, और इस पर रिसर्च जारी है कि हम किस तरीके से एपोमिक्टिक जीन्स को डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स, यहाँ पे समरी लिख रखी है, समरी आप खुद से रीड कर सकते हैं, राइट। देन लास्ट है यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन में सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन ऐड करिए। सीड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रूट जो है प्रोटेक्ट करता है सीड को फ्रॉम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से, फ्लैशी हो चाहे ड्राई हो, दोनों का ही डिस्पर्जल के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है डिस्टेंट प्लेसेस में, क्योंकि वो डिस्पोज करवाते हैं, ह्यूमन एनिमल उसे खाते हैं और फिर वो सीड को फेंक देते हैं, और इस वजह से सीड जो है ग्रो कर जाता है। कई सारे सोर्स जो कई सारे केमिकल्स का ये फ्रूट ही सोर्स हैं, जैसे कि शुगर्स, प्रोटीन्स, ऑयल, ऑर्गेनिक एसिड्स और वाइटामिन और मिनरल्स। ये जो फ्रूट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग सीडलिंग्स, कर भी सकते हैं, मे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, राइट। जनरली जो हार्ड सीड्स होते हैं उनके ऊपर सॉफ्ट फ्लैशी फ्रूट पेरिकार्प होता है, एग्जाम्पल गुआवा, और जो सॉफ्ट सीड्स होते हैं उनके ऊपर हार्ड फ्रूट का शेल होता है, जैसे कि आलमंड। जो फ्लैशी एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का, उसको बिकम्स द एनर्जी, वो एनर्जी का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ फूड होता है एनिमल्स के लिए, जो एनिमल्स जो हैं यहाँ पे डिस्पर्जल एजेंट्स होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।